हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 के लिए फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस हमारा रनिंग में है। जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है और उसके बाद गाउस थ्योरम पढ़ के उसका मैथमेटिकल प्रूव करके कूलॉम्स लॉ से उसको डिराइव करके और फिर हमने गाउस थ्योरम की एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। इसी कड़ी में आज जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए, अगर हम चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस थ्योरम को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करते हैं तो एक बात आप इसमें समझ लीजिए कि जो डेरिवेशन है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल शेल, जो चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था बिल्कुल उसका सिमिलर रहने वाले हैं। दोनों में सिमिलरिटी ये रही है कि जब हम चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को या फिर स्फेरिकल शेल को देखते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों को प्रोवाइड किया गया चार्ज इनकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि चार्ज जो है, जब अपन एक कंडक्टिंग स्फीयर को जब चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे तो ये चार्ज का होगा रिपल्सिव नेचर की वजह से, सिमिलर चार्ज है रिपल्सिव नेचर की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करता है और मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ठीक है, देखिए हमें नोट्स कैसे तैयार करने हैं इस टॉपिक के। तो सबसे पहले हमें लिखना है कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। द चार्ज Q provided to conducting sphere is uniformly spread over the surface of sphere. We have to calculate electric field intensity at a point P due to this charge conducting sphere. The point P is at r distance from the center O of the sphere. इसमें पहला केस कि जब पॉइंट P इस स्फेयर के सरफेस के बाहर हो, यानी कि when point P is outside of the surface, इस केस में स्मॉल r की जो वैल्यू रहने वाली है वो कैपिटल R से क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो वी राइट हियर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, OP को रेडियस लेते हुए, यानी कि स्मॉल r रेडियस के एक क्लोज स्फेरिकल गाउशियन सरफेस को अज्यूम करेंगे हम, ठीक है। ये गाउशियन सरफेस हो गया जो डॉट लाइन से बना है। यहाँ हम गाउस थ्योरम अप्लाई करें तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट एरिया का या सरफेस का हम देखते हैं डीए की डायरेक्शन इसके जो एलिमेंट आपने लिया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मैं अज्यूम करके देखूं तो उसको भी यह रिपेल करेगा, यानी कि ई और डीए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। आप ऐसा किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर हर एक पॉइंट पे इस स्फेरिकल गाउशियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर हम कहें रेडियल होंगे। तो बाय गाउस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0। सो वी राइट ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई डी ए कोस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ई जो है सब सारे पॉइंट्स जो होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सो ई कांस्टेंट होगा, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए रह गया इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर है तो हमने स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ लिख दिया, क्यों, ताकि ये क्या हो जाए, के बन जाए। तो ई आउट जो आया वो आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या फिर अगर हम इसको वेक्टर के साथ लिखें तो ई वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 है हमारे पास व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि जो पॉइंट P है वो जो अपना कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी सरफेस पे ही हो। उस केस में इन दिस स्टेट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर विल बिहेव लाइक गाउशियन सरफेस, ठीक है ना। खुद जो स्फेरिकल सरफेस है, जो अपना कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका जो खुद का सरफेस है वो ही एक गाउशियन सरफेस की तरह एक्ट करेगा
और कुछ नहीं, हमारी जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमें क्या कर लेना है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लेस कर लेना है। तो ई सरफेस आ जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर के साथ लिखें तो ई वेक्टर जो हो जाएगा एट सरफेस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो रेडियल यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में है। इसके बाद बात करें अपन केस थर्ड है व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड टू द सरफेस, यानी कि जो आपका कंडक्टिंग स्फेयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, उसकी सरफेस के अंदर पॉइंट पी जब होगा, देखिए ये पॉइंट पी यहाँ पे है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पी है, हमने क्या किया, ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर रेडियस का एक क्लोज स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमने अज्यूम किया, ठीक है। अब बाय गाउस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि जो कंडक्टिंग स्फेयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, उसके लिए ई और डी ए के बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो ई डी ए को 0 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इस गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना भी चार्ज आपने कंडक्टिंग स्फेयर को दिया है वो सारा का सारा कहाँ रह गया है, सरफेस पे। तो इसलिए समेशन क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और इस वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच गए ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू 0। डी ए का इंटीग्रेशन 4πr² होता है और वो 0 के नीचे जाएगा तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या प्राप्त होता है आपको, ई इनसाइड इक्वल टू 0। सेंटर की बात कर ले तो ऑब्वियस बात है, सेंटर भी अंदर ही होता है, तो सेंटर पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम देखें वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद चेंज इन डिस्टेंस r। तो यहाँ आप देखिए इस एक्सिस y एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और x एक्सिस पे डिस्टेंस r ली है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या मिला है, 0 मिला है। सरफेस पे मैक्सिमम होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आउटसाइड में जो होगा वो स्मॉल r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। के सरफेस पे जो है वो मैक्सिमम है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर। तो देखिए गाउस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर को जब हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इस ऐसे एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर को क्यू चार्ज दिया गया है, इसकी वजह से हमें डिफरेंट सिचुएशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए शुरुआत में लिखना है कंसिडर क्यू चार्ज इज प्रोवाइडेड टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर। कैपिटल आर रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, जिसको क्यू चार्ज प्रोवाइड करवाया गया है। दिस चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड्स इन इट्स वॉल्यूम। जो चार्ज दिया है वो यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में स्प्रेड हो गया है। We have to calculate electric field intensity at a point P situated at r distance due to this charged non-conducting sphere। इस स्फेयर के सेंटर O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसमें केस फर्स्ट हमारा है इफ पॉइंट P इज आउटसाइड ऑफ द सरफेस। देख सकते हैं हम पॉइंट P जो है इस कंडक्टिंग स्फेयर की सरफेस के बाहर है। सिमिलरली जो हमने पिछले 2 एप्लीकेशंस में किया है, हम क्या करेंगे, OP इक्वल टू स्मॉल r रेडियस की एक क्लोज स्पेरिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। बाय गाउस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डी ए को 0 होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट में लेता हूँ, डी ए वैक्टर और E वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो कोस 0, समेशन क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा डी ए का वो होगा 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4πr², नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, मैंने 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r² लिख दिया इसको, ठीक है। तो ई आउट जो आया 1/4π एप्सिलॉन नॉट बन गया के, क्यू अपनी जगह पे और r² नीचे आ गया, तो ई आउट आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो के क्यू अपॉन r² r कैप, ठीक है, ये आउटसाइड में आ गया। अगर केस 2 की बात कर लें, यानी कि इफ पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, ये पॉइंट P यहाँ ना होके इस स्फेयर की सरफेस पे ही हो जाता,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दिस स्टेट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर विल बिहेव लाइक गाउसियन सरफेस। इस स्टेट में जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है उसका खुद का सरफेस जो होगा वो क्या होगा, गाउसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो बाय पुटिंग r इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ई सरफेस जो आ गया वो आ गया KQ/r² r कैप। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए केस थर्ड हम देखते हैं, इफ पॉइंट P इज इनसाइड टू द सरफेस। ये जो आपका स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर अगर पॉइंट P प्रेजेंट हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, OP इक्वल टू, ये पॉइंट P है यहाँ पे, तो OP इक्वल टू स्मॉल r रेडियस का एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ अगर कोई एलिमेंट लें अपन, एरिया एलिमेंट DA वेक्टर, तो E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, जैसे अभी तक पढ़ा है हमने। ठीक है, तो एक चीज़ देखें अपन कि इस कंप्लीट स्फेयर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q चार्ज। तो अगर अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखें, यानी कि चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, Q जो हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन इस टोटल स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो जो हमने गाउसियन सरफेस अज्यूम करी है उसके अंदर चार्ज जो प्रेजेंट होगा उसको हमने Q डैश माना है, और Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाई बाई इस छोटे वाले स्फेयर यानी कि गाउसियन सरफेस का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी, रो की वैल्यू हम देखें तो Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और ये आ गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहाँ देखेंगे 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो जो आपने गाउसियन सरफेस अज्यूम करी है इसके अंदर, भाई अभी तक तो जो कंडक्टिंग स्फेयर था या फिर स्फेरिकल सेल, उसमें Q डैश की वैल्यू 0 आ जाती थी क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज जो था वो सरफेस पे ही रह जाता था। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में है, इसलिए हमें इस छोटे स्फेयर में चार्ज निकालना पड़ेगा गाउसियन सरफेस के अंदर, ताकि हम गाउस लॉ अप्लाई कर पाएँ। तो ये जो Q डैश आएगा ये आएगा Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू R क्यूब। ठीक है, अब हम लगाते हैं गाउस लॉ। तो गाउस लॉ लगाने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए को 0 दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वल टू समेशन Q की जगह हमने क्या लिया है, मान लिया कि इसके अंदर कितना चार्ज है, Q डैश चार्ज प्रेजेंट है इसके अंदर, Q डैश। तो Q डैश की वैल्यू रखेंगे आगे, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू, Q डैश की वैल्यू आ गई है, पहले ही कैलकुलेट करके रख रखी है हमने, Q अपॉन R क्यूब इंटू R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो आएगा वो आएगा 4 पाई r² QR क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। R² से 2 r कट जाएंगे और एक r यहाँ पे बच जाएगा। तो E की वैल्यू इनसाइड में आएगी Q अपॉन 4 पाई, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R क्यूब अपनी जगह है और स्मॉल r एक बचा हुआ है जो अपनी जगह है। तो E इनसाइड जो आया वो आया KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू R। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं और यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए अभी तक हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, लेकिन यहाँ पे पूरा वेक्टर है क्योंकि पहले से ही हमारे पास R की वैल्यू यहाँ पे आई है। इसके बाद बात करें केस 4 की, मान लीजिए पॉइंट P यहाँ ना हो कि इसके सेंटर पे होता, तो सेंटर पे होने के लिए हम स्मॉल r की वैल्यू को क्या कर देते, 0 कर देते। तो स्मॉल r की वैल्यू जैसे ही 0 होती तो E सेंटर पे कम्प्लीटली क्या हो जाता, 0 हो जाता है, यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यदि हम वेरिएशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में विद चेंज इन डिस्टेंस, तो देखिए इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पे वाई एक्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ली है, जबकि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O। यहाँ हम देखें तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के है, वो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सेंटर पे 0 है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम है और कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R², ये आपको इक्वेशन नंबर 2 में मिलेगा। और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी गाउस थ्योरम या गाउस लॉ की एप्लीकेशंस हो गई। अब जो चैप्टर के रिमेनिंग 2 या 3 टॉपिक हैं वो हम हमारी आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। थैंक यू।